वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी क्लास है बीएससी फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका जूलॉजी। आपकी बुक जो चल रही है वो है आपकी सेल बायोलॉजी। सेल है बायोलॉजी और पार्ट आपका चल रहा है 29। स्टूडेंट, सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे बायोकेमिकल के बारे में। बायोकेमिकल में हम पढ़ रहे थे प्रोटीन की स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? प्रोटीन को पढ़ रहे थे। और जो प्रोटीन जो आपकी होती है, प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन जो होती है वो बनी होती है एमिनो एसिड्स की। किसकी होती है? एमिनो एसिड्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का लिए मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड्स में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक ऐसा होता है एमाइन ग्रुप है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें जो कार्बोक्सिलिक हैं वो क्या हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं और ये क्या होते हैं? बेसोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो जीवित्र आयन के रूप में कार्य करते हैं। और एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि ये जो आर होता है ये परिवर्तनशील होता है। इस आर पर जिस प्रकार का केमिकल जुड़ा होता है, जिस प्रकार का केमिकल जुड़ा होगा उसी प्रकार की इसकी क्या हो जाती है? स्ट्रक्चर हो जाती है। और इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने कुछ कल अमीनो एसिड्स के बारे में अध्ययन भी किया था कि एलिफेटिक है या हाइड्रोक्सी एलिफेटिक है या एमिनो एसिड सहित मौजूद एमिनो एसिड है या सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। इसी क्रम में हम आज स्टडी करेंगे कि यदि एमिनो एसिड्स के अंदर कोई एमाइड ग्रुप मौजूद है, एमाइड ग्रुप मौजूद होने के कारण जो एमिनो एसिड्स आपके बनते हैं उन एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहेंगे एमाइड कंटेंट अमीनो एसिड या एमाइड ग्रुप सहित एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसे बोलेंगे हम एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड, यानी कि एमाइड ग्रुप सहित एमिनो एसिड्स। तो देखिएगा इसका सामान्य फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या रहेगा कि इसमें जो इसका फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर कोई कार्बन, यहाँ एमाइन ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो आर होगा, आर के ऊपर क्या जुड़ा होगा? कोई एमाइड ग्रुप है जुड़ा होगा आर के ऊपर, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा? आर के साथ, यानी कि आर के स्थान पर कोई एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है हो जाएगा। यानी कि ये CCS2 NH2 CCS2 NH2 डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड है O। ये क्या है? आपका एमाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए CH2 CHNH2 और ये आपका क्या बन गया? ये कोई एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप आर के स्थान पर जुड़ते ही जो ये एमिनो एसिड्स है इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? एमाइड ग्रुप है सहित एमिनो एसिड। और ये जो आपका एमिनो एसिड होता है ये होता है एस्पार्जिन। क्या होता है? एस्पार्जिन। एस्पार्जिन होता है। एस्पार्जिन के अंदर क्या रहता है? एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है रहता है। एक एमिनो एसिड और होता है, वो होता है आपका ग्लूटामाइन या ग्लूटामिन। ग्लूटामिन में भी क्या होता है? उसके अंदर भी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहता है। तो जो इसमें एमिनो एसिड ग्लूटामिन में होगा वो एक कार्बन की लंबी श्रृंखला, यानी कि CH2 C NH2 और डबल बॉन्ड है O, यानी कि इसमें एक कार्बन इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। अर्थात इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? ग्लूटामिन की स्ट्रक्चर है होती है। तो ये एमाइड था जो
एमाइड ग्रुप सहित है एमिनो एसिड्स। अब दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड्स हम पढ़ते हैं, वह एमिनो एसिड है आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड। अब एरोमेटिक का अर्थ क्या होता है? एरोमेटिक वे प्रकार के केमिकल होते हैं या कंपोनेंट होते हैं जिसमें एरोम प्रकार की विशिष्ट गंध होती है। एरोमेटिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक के अंदर विशेष प्रकार की एरोमे गंध होती है, एरोमेटिक्स एमिनो एसिड। यानी कि कोई भी इस प्रकार के कोई कार्बनिक कंपोनेंट इसके साथ क्या होगा? जुड़ा होगा, जिसमें किस प्रकार की होगी? वल्ले वाला कोई कार्बनिक कंपोनेंट होता है। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र तो यही रहेगा, C डबल बॉन्ड OH C OOH C NH2H। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा होगा? यहाँ पर कोई एरोमेटिक यौगिक जुड़ा होगा। एरोमेटिक कौन से होते हैं? वल्ले वाले, यानी कि इस प्रकार से बेंजीन के समान उनमें क्या पाई जाती है? वल्ले पाई जाती है। तो इस प्रकार का कोई यौगिक जुड़ा है तो इस प्रकार का जो एमिनो एसिड होगा वो आपका क्या होगा? वो एरोमेटिक एमिनो एसिड कहलाएगा। और ये एग्जाम्पल है आपका टायरोसिन। टायरोसिन जो होते हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड से होते हैं। टायरोसिन एमिनो एसिड जो होते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं। यदि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, यदि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है तो एक नेक्स्ट संरचना वाला एमिनो एसिड क्या हो जाता है? बन जाता है। कार्बन की संख्या बढ़ते ही ये जो एमिनो एसिड्स होगा ये आपका फेनाइल एलेनिन एमिनो एसिड कहलाता है। इसी को बोलते हैं फेनाइल एलेनिन एमिनो एसिड। ये दोनों प्रकार के एमिनो एसिड कैसे होते हैं? इसमें एरोम वल्ले पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, एरोमेटिक एमिनो एसिड से कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि एमिनो एसिड्स का और किस प्रकार के हो सकते हैं। एमिनो एसिड्स एक प्रकार के और हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइकिल एमिनो एसिड। हेटेरोसाइकिल का अर्थ क्या होता है? विषम चक्रीय। हेटेरोसाइकिल एमिनो एसिड्स या विषम चक्रीय एमिनो एसिड्स। हेटेरोसाइकिल एमिनो एसिड, यानी कि इन्हें विषम चक्रीय एमिनो एसिड भी कहा जाता है। यानी कि जो इनमें वल्ले होती है विषम चक्र युक्त वल्ले होती है। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ेंगे आपका जो हिस्टाडीन होता है। हिस्टाडीन के अंदर क्या पाई जाती है? एक विषम चक्रीय यौगिक के रूप में वल्ले एक विषम चक्रीय वल्ले क्या रहती है? इसमें प्रेजेंट रहती है। तो देखिए C 1 2 3 1 2 3 ये आपका वही सामान्य सूत्र NH2HCOH, यानी कि ये जो वल्ले है ये विषम चक्रीय वल्ले प्रेजेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के एमिनो एसिड को विषम चक्रीय एमिनो एसिड्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका ये है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन जो होते हैं विषम चक्रीय एमिनो एसिड्स के रूप में होते हैं। ये तो एमिनो एसिड्स की क्या बात थी? एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन था। किसके आधार पर? एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर था। अब हम बात करते हैं कि एमिनो एसिड्स का जो एक वर्गीकरण और कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था वह वर्गीकरण किसके आधार पर है? on the basis of
नेचर, यानी कि इनकी प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है एसिडिक प्रकृति का, यानी कि जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एक ऐसे होते हैं बेसोफिलिक प्रकृति के होते हैं, बेसोफिलिक, और एक न्यूट्रल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल टाइप के, यानी कि उदासीन एमिनो एसिड्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड्स के अंदर जो एक एसिड और एक बेस दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि दोनों मौजूद होते हैं नहीं होते हैं, इसलिए एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। यदि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक नेचर होती है। एमाइड समूह के कारण किसके कारण प्रकृति कैसी होती है? बेसोफिलिक प्रकृति होती है, बेसोफिलिक नेचर होती है। यदि किसी एमिनो एसिड्स के अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमाइड समूह के अतिरिक्त यदि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि एक से अधिक संख्या में कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होते हैं, तो जो एमिनो एसिड जो हो जाता है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और इस प्रकार के एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय एमिनो एसिड्स कहा जाता है। यदि किसी एमिनो एसिड्स के अंदर जो एमिन समूह है इसकी संख्या बढ़ जाती है, और इसकी संख्या बढ़ने पर जो एमिनो एसिड्स कैसे हो जाते हैं? क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं, और इस प्रकार के एमिनो एसिड्स को क्षारीय एमिनो एसिड कहा जाता है। और ऐसे एमिनो एसिड्स जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह समान संख्या में प्रेजेंट रहते हैं, तो इस प्रकार के एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन के रूप में होता है, उदासीन एमिनो एसिड से कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो अम्लीय एमिनो एसिड्स है, अम्लीय एमिनो एसिड्स का एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो आपका एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिन है, ये दोनों आपके क्या हैं? अम्लीय एमिनो एसिड्स के रूप में होते हैं। ठीक है, ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिन, ये अम्लीय एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो क्षारीय होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन क्या होते हैं? क्षारीय प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, और क्षारीय होने के कारण जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में इनकी मात्रा लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमें पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन जो आपके होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में ये 2 अमीनो एसिड्स यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन, इसके कारण हिस्टोन प्रोटीन कैसे हो जाते हैं? बेसोफिलिक नेचर के हो जाते हैं, क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। अर्थात क्षारीय प्रकृति के होने के कारण हमें पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर एक फास्फोरिक एसिड होता है। कैसे होता है? देखो, डीएनए के अंदर एक फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड के कारण जैसे ही फास्फोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन देकर किसी शुगर के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ईस्टर बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फास्फेट आयन के कारण जो आपके डीएनए होते हैं, डीएनए कैसे होते हैं भाई? डीएनए जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अर्थात डीएनए को किसी एक स्थान पर पैक्ड करने के लिए या पैकिंग करने के लिए, एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए, यानी कि ये जो नेगेटिव आयन डीएनए है इसको स्थिर रखने के लिए, पैक्ड करने के लिए कोई पॉजिटिव आयन मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिव आयन मटेरियल होते हैं, और इनके अंदर क्या पाया जाता है? लाइसिन और आर्जिनिन पाया जाता है। इसी प्रकार से उदासीन प्रकार के जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? देखो, ये उदासीन प्रकार की, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह क्या होते हैं? बराबर मात्रा में होते हैं। एक तो आपका है ग्लाइसिन,
फेनाइल एलानिन, वैलिन, इस प्रकार के जो एमिनो एसिड जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? उदासीन प्रकार के एमिनो एसिड से होते हैं। ठीक है, तो ये तो था एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर और किसके आधार पर? इसकी नेचर के आधार पर। हम एमिनो एसिड्स के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं इनके फंक्शन फिर क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स के कार्य क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स। देखिए फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स। देखिए स्टूडेंट्स, एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसके मुख्य कार्य के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि हमें पता है कि जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन की संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड्स प्रोटीन की संरचना बनाते हैं। तो प्रोटीन की संरचना बनाते हैं तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड प्रोटीन की एमिनो एसिड्स प्रोटीन की संरचनात्मक व कार्यात्मक यूनिट या इकाई के रूप में होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि दूसरा कार्य क्या है। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त करती है वो किससे प्राप्त करती है? कार्बोहाइड्रेट से। यदि कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है तो हमारी बॉडी जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त कर सकती है? आपकी प्रोटीन से भी कर सकती है और लिपिड से भी कर सकती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स किसी सेल्स के पास मौजूद नहीं है तो वो ऊर्जा क्या करेगी? प्रोटीन से उत्पन्न करेगी। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है पीछे की क्लासों में कि किसी भी प्रकार की शरीर में बॉडी में एनर्जी बनती है तो एनर्जी के लिए दो प्रकार के साइकिल पढ़े हैं आपने। एक तो पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, और एक क्या पढ़ा है? क्रेब्स साइकिल। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल किस पे होता है? केवल और केवल ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज के ऊपर होता है। यानी कि ये दोनों जो साइकिल हैं इनमें कच्चे पदार्थ के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है, हमारी कोशिकाओं के पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है, तो भी हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा ग्रहण करेगी। वो ग्रहण किससे करेगी? वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन या लिपिड से करेगी। तो प्रोटीन या लिपिड से जब ऊर्जा ग्रहण करती है तो प्रोटीन को क्या करेगी? उसको अपने अवयव में तोड़ेगी और उसके अवयव क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स के रूप में होते हैं। प्रोटीन के अवयव होते हैं वो किसके होते हैं? एमिनो एसिड्स के रूप में होते हैं। और ये एमिनो एसिड्स अलग होकर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करते हैं? एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड क्या करेंगे? सबसे पहले ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। यानी कि एमिनो एसिड्स के जो अणु होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, नहीं बने होते हैं। और ग्लूकोज भी क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही यौगिक होता है। इसलिए एमिनो एसिड्स की ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाकर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। और ग्लूकोज पर क्या होता है? फिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल चलता है। अर्थात एमिनो एसिड्स ऊर्जा उत्पादन के लिए किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं इनमें एक तो क्षारीय गुण भी होता है और अम्लीय गुण भी होता है। ठीक है, क्षारीय गुण और अम्लीय गुण होने के कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड्स को क्या बोला था? जीविटर आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीविटर आयन कहा जाता है। जीविटर आयन होने के कारण ये किसी विलायक के अंदर या विलयन के अंदर क्या रखते हैं? विलयन के अंदर अम्ल और क्षार का क्या बनाए रखते हैं? संतुलन बनाए
रखते हैं, अर्थात जीवित आयन के रूप में कार्य करते हैं और विलयन के अंदर या कोशिकाओं के अंदर अम्ल क्षार का क्या करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखते हैं, अम्ल क्षार का क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में भी भाग लेते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, तो हार्मोन्स के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, ये एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, अर्थात हार्मोन फॉर्मेशन में भी इनका योगदान होता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे थायरोक्सिन है, मेलेनिन है, टायरोसिन है, आदि प्रकार के जो हार्मोन हैं वो किसके द्वारा फॉर्मेट किए जाते हैं, इन्हीं एमिनो एसिड्स के द्वारा फॉर्मेशन किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कि जो एक आपका एमिनो एसिड्स होता है ग्लाइसिन, कौन सा होता है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड। ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है ये हिम ग्रेनुलस का निर्माण कर सकता है, हिम ग्रेन्यूल्स का निर्माण कर सकता है, हिम कणिका का निर्माण कर सकता है, और हिम कणिका के द्वारा हमारा क्या बनाया जाता है, ब्लड फॉर्मेशन किया जाता है, ब्लड सिंथेसिस किया जाता है। तो हिम ग्रेन्यूल्स बनाता है, हिम कणिकाएं बनाता है, अर्थात रक्त निर्माण में भी इसका क्या होता है, योगदान होता है। तो ये था आपका एमिनो एसिड्स। एक और देख लीजिए, छठा और देख लीजिए। एमिनो एसिड्स के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा क्या बनाया जाता है, हिस्टामीन बनाया जाता है। हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन एक एलर्जिक प्रकार का है, अर्थात ये एंटीबॉडी से संबंधित होता है। तो हिस्टामीन क्या करता है, हिस्टामीन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अर्थात इम्यूनिटी बढ़ाने में भी एमिनो एसिड्स का क्या होता है, योगदान होता है। तो एमिनो एसिड जीवित आयन के रूप में ब्लड निर्माण में या इम्यूनिटी के लिए हार्मोन निर्माण में या अन्य जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो ये थे आपके एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। एमिनो एसिड्स जो आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और इनमें जो बॉन्डिंग होती है, एक एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे के एमिन ग्रुप के मध्य होती है। एक का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का क्या होता है, एमिन ग्रुप। इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, देखो एक का तो क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एमिन ग्रुप और एक का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, यहां से देखो एक हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड ये है और एक एमिनो एसिड है ये है। अब जब दोनों एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाती है और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और जब एक एमिनो एसिड से दूसरा एमिनो एसिड, दूसरा से तीसरा, इस प्रकार से बहुत से एमिनो एसिड क्या हो जाते हैं, जुड़ते जाएंगे। और जब बहुत से एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो उस संरचना को क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा। क्या कहेगा, पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ही होती है वो किसका सिंथेसिस करती है, आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करने का कार्य करती है, यानी कि प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत से एमिनो एसिड्स का क्या होते हैं, बहुलक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी एमिनो एसिड्स के बारे में। हम कल की क्लास में हम करेंगे जो आपके प्रोटीन, एमिनो एसिड से बनने के बाद जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन भी, इसका भी क्लासिफिकेशन है, किस प्रकार का है, उसका भी सेगमेंटेशन यानी कि विन्यास है, और किस प्रकार का विन्यास है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, टर्टियरी विन्यास है, और उसका भी इसके अणुओं के आधार पर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। वो हम कल की क्लास में करेंगे।